हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम जो आपके लिए ये सेशन लाए हैं, इस सेशन में हम एक ओल्ड पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आरपीएससी द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो कौन सा पेपर था? तो एआरओ का पेपर था, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो हुआ था 30 अगस्त 2022 को हुआ था। तो इसके आंसर की के हिसाब से इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाला। सब्जेक्ट कौन सा था भाई? जीके और एंटोमोलॉजी। 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, तो उनका अपन विस्तृत व्याख्या के साथ हल करने वाले हैं। पहला सवाल देखते हैं सीधा सा। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है? किस नदी में उत्खात भूमि पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल। ठीक है, तो देखो, तो चंबल नदी आगे, तो पहले इसके उद्गम की बात कर लेते। इसका जो उद्गम स्थल होता है वो एमपी से होता है। एमपी के इंदौर जिले के महू के निकट विंध्याचल पहाड़ी जो है उसकी जानापाव की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। ठीक है, और इस नदी को चम्रवती नदी भी जाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चम्रवती नदी। ठीक है, कामधेनु भी इसी नदी को कहा जाता है। चंबल नदी को कामधेनु भी कहा जाता है, चम्रवती नदी भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ डिटेल और लेते हैं अपन कि ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है चौरासीगढ़, राजस्थान के चौरासीगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ के निकट प्रवेश करती है। फिर ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, स्वयं माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। और ये राजस्थान में ही नहीं, ये पूरे भारत देश के 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1051 है, लेकिन राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 322 किलोमीटर बहती है, लगभग 322 किलोमीटर बहती है। और इसकी सहायक नदियों की बात कर ले अपन, तो भाई सिवान है, रैतम है, सिप्रा है, काली सिंध है, बनास है, बामनी है, पार्वती, कुराल, मैज, ये सब इसकी सहायक नदी है। इसी चंबल नदी के ऊपर एक प्रपात भी बना हुआ है, यानी बेसरोडगढ़ के निकट चूलिया प्रपात बना हुआ है। और सर्वाधिक बीहड़ जो रेवाइंस जो पाया जाता है वो भी इसी नदी पे पाया जाता है। इसी नदी पे देखो कुल 4 बांध आते हैं। इन 4 बांधों का क्रम पूछ लिया जाता है आपको। देखो मैं बता देता हूँ, जैसे ये नदी जा रही है, पहला ये बांध हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। सबसे पहला जो बांध है, सवाल कैसे पूछा जाता है कि उद्गम से मुहाने तक बांधों का सही क्रम है चंबल नदी के ऊपर। तो देखो सबसे पहला जो बांध आ जाता है गांधी सागर बांध आ गया। दूसरा जो बांध आ जाता है अपना कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध आ गया। ठीक है, राणा प्रताप के बाद अगला बांध जो आ जाएगा जवाहर सागर बांध आ जाएगा। अगला बांध जो आ जाएगा कोटा बैराज आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 बांधों का क्रम है। और हाल ही में इसे आइकॉनिक बांध में भी शामिल कर लिया गया। कौन से बांध को? राजस्थान का एकमात्र बांध राणा प्रताप सागर बांध को आइकॉनिक बांधों में शामिल किया गया है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। फिर थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक की अगर बात करते हैं अपन, तो पैराबोलिक जो है बालू का स्तूप है। पैराबोलिक क्या है? बालू का स्तूप है भाई। ठीक है, थार का मरुस्थल आ गया। तो थार के मरुस्थल राज्य का कुल क्षेत्रफल का कितना है? 61% मरुस्थल है, जो लगभग अपन कह सकते हैं 20,900 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये कितने जिलों में फैला हुआ? 12 जिलों में फैला हुआ। कितने जिलों में फैला हुआ? कुल 12 जिलों में फैला हुआ। ठीक है, और थार के मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। एक तो पश्चिम का विशाल मरुस्थल जिसे रेतीला शुष्क मैदान कहते हैं, दूसरा अर्ध शुष्क मैदान जिसे राजस्थान यानी बांगड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मरुस्थल विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भी है। यही नहीं, सबसे अधिक जैव विविधता भी इसी मरुस्थल में पाई जाती है। इस मरुस्थल में रन भी पाई जाती है। ठीक है, जो दलदली भूमि होती है, स्थायी भूमि होती है, उसके बीच जो वर्षा आती है, जो दलदली बन जाता है, थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है, उसे रन कहा जाता है। तो नेक्स्ट अपन आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी में किन किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है? तो देखो, अगर अब बात करते हैं घग्गर नदी की, तो अगर इसमें अगर बाढ़ आता है तो कौन कौन से क्षेत्रों में बाढ़ आएगा उसको अपन देखते हैं, विस्तृत से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बाढ़ जो आता है, देख तो एक तो सूरतगढ़ आता है, एक बोरपाल आता है, एक मानखेतर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ABC होगा, जो कि नीचे दिया हुआ ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ कि ABC बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया ABC बिल्कुल सही। घग्गर नदी की बात है तो घग्गर नदी की बात कर लेते हैं। घग्गर नदी जो है, वैसे तो ये निकलती है, कहाँ से निकलती है भाई? ये कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से आती है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करके हनुमानगढ़ में बहती हुई विलुप्त हो जाती है। लेकिन वर्षा ऋतु आती है तो ये गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के गांवों तक पहुंच जाती है। और अक्सर इसमें बाढ़ आता है
तो ज़्यादा बाढ़ आने के कारण ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाती है। और वैदिक संस्कृति में इस नदी को सरस्वती नदी कहा गया है और इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पाठ को नाली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? तो 1308 में जब सिवाना दुर्ग विजिट कर लिया गया तो इसे खेराबाद का नाम दिया गया था। क्या दिया गया था भाई? खेराबाद का नाम दिया गया था। और इसी श्रेणी में अगर बात करें तो 1303 के अंदर जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को फतेह कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसे खिजराबाद का नाम दिया गया था। क्या दिया था भाई? खिजराबाद का नाम दिया गया था। ठीक है, और सिवाना दुर्ग जीतने के बाद कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसी श्रेणी में अगर नाम बदले बात करें तो मोहम्मदाबाद जो नाम रखा गया था वो उदयपुर का रखा गया था और ये अकबर ने रखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना आगे अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मेवाड़ के उस महाराणा का नाम में उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह। किसने शरण दी थी भी? महाराणा उदय सिंह ने इसको शरण दी थी। और महाराणा उदय सिंह जो कि इनका जो कार्यकाल था 1540 से 1572, ये इनका कार्यकाल था भाई। 1540 से 1572 तक इनका कार्यकाल था। और इन्हीं के समय जो आक्रमण हुआ था वो अकबर ने आक्रमण किया था। ठीक है, 1569 68 69 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल गज सिंह को। किसको दिया था भाई? सॉरी महाराजा अजीत सिंह को। महाराजा अजीत सिंह को इस रचना का श्रेय जाता है। कौन सी रचना, कौन सा ग्रंथ? गजउद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय महाराजा अजीत सिंह को जाता है। और महाराजा भक्त सिंह जो है ये मारवाड़ का पितृहंता शासक भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया अपना, ये राजस्थान का मैप हो गया, ये इधर मरुस्थल हो जाएगा अपना, ये अरावली हो गई, ये थोड़ा सा पार्ट, और इधर का ये हाड़ौती पार्ट हो गया और ये बीच वाला। तो यहाँ जो जलवायु पाई जाती है, यह जो पाई जाएगी BWSW, यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी? BWSW। और BSSW यहाँ पाई जाएगी। ठीक है, CWG यहाँ पाई जाएगी, AWG है जो एक तो यहाँ और एक यहाँ पाई जाएगी। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोपेन का वर्गीकरण ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप आसानी से आप रट सकते हो। भोरेट का पठार स्थित है, तो भोरेट का पठार जो स्थित है कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भोरट का पठार है जो कि नदियों के पानी का विभाजक भी करता है। यानी इसके पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ अपना पानी ले जाती है अरब सागर में, इसके पश्चिम में बहने वाली नदियाँ ले जाती है अपनी खब्बात की खाड़ी यानी अरब सागर में पानी ले जाती है। ठीक है, अरावली के पर्वतों शिखरों का ऊंचाई का जो सही क्रम है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सायरा, तारागढ़, नागपाड़ और डोरा। सॉरी 2 नंबर नहीं होगा इसका, 3 नंबर सही उत्तर होगा गाइज। 3 नंबर, क्योंकि सायरा की ऊंचाई हो जाएगी 900, तारागढ़ हो गया 870, डोरा पटोर 869 और नागपाड़ 795। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, मैंने गलती से दूसरा बताया लेकिन दूसरा नहीं होगा क्योंकि ऊंचाई के हिसाब से देते, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। पादरडा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है वो महाराणा कुंभा से है। पादरडा अभिलेख का संबंध किससे? महाराणा कुंभा से है। ठीक है, और महाराणा कुंभा के कार्यकाल की बात करें तो 1433 से लेकर 1468 तक है भाई। ठीक है, और इनके काल के अंदर बहुत सारे निर्माण हुए थे और मेवाड़ का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो भी इन्हीं के काल का कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इनके काल में विजय स्तंभ का निर्माण हुआ। ठीक है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ, श्रृंगार चमरी का निर्माण हुआ और बहुत सारे किलों का निर्माण भी महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निष्कलंक संप्रदाय। संत मावजी का जो संबंध है वो डूंगरपुर से, साबला ग्राम डूंगरपुर में संत मावजी का जन्म होता और संत मावजी का मंदिर भी साबला ग्राम डूंगरपुर में। और ये संप्रदाय जो है निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना भी साबला ग्राम में, इनकी प्रमुख पीठ भी साबला गाँव
डूंगरपुर के अंदर है। और बेणेश्वर धाम की स्थापना भी संत मावजी ने की थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ पर पृथ्वी को चांदी की मुद्राएं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, अजयराज। तो अजयराज चौहान को जैनायक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है, क्योंकि अजयराज ने ही अजमेर यानी तारागढ़ का निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में। ठीक है, अजमेर नगर को बसवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अफीम पर शाही आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान में 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम घनत्व वाले जिलों को पहचानिए। तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और बीकानेर में कितने हैं अभी? 92 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं भाई? 92 लोग रहते हैं। जबकि सबसे कम जैसलमेर का है भाई, 17 लोग प्रति 100 किलोमीटर वर्ग में रहते हैं। ठीक है, और बाड़मेर की बात करते हैं 78 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? तो 15 का जो सही आंसर होगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जवाई बेसिन है, ये कि जो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है तो मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। बाकी चंबल बेसिन ये पूर्वी मैदान का हिस्सा है, बनास बेसिन भी है, माही बेसिन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के निम्न में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? तो 16 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर 4 झुंझुनू, यानी झुंझुनू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपना, झुंझुनू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। मैं अपने डेट फोरम पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने ये शब्द कहे थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो 2011 के अनुसार अगर चेक करें अपन तो 2011 में दिए हुए जिलों की बात करें तो अलवर की साक्षरता दर इन सब में से सबसे ज़्यादा है भाई। गंगानगर से भी ज़्यादा, करौली से भी ज़्यादा, जालोर से भी ज़्यादा। तो इसका उत्तर 4 होगा कि अलवर की साक्षरता दर सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आगे अब ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो अच्छे लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, जैसे RS एग्ज़ाम हुआ, SI एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, EURO का एग्ज़ाम हुआ, अच्छे लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सुमेलित करने वाले क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब चलते सुमेलित करते हैं अपन। सबसे पहले तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील जो है हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तलवाड़ा झील का भी हनुमानगढ़ में। ठीक है, तलवाड़ा झील होगी हनुमानगढ़ में। आनंद सागर झील हो जाएगी बांसवाड़ा में। बुझ झील हो जाएगी आपकी जैसलमेर में। मोती झील हो जाएगी भरतपुर में। ठीक है, तो आप देख लो डी का फर्स्ट जिसमें दिया हुआ है वही उत्तर होगा। ठीक है, तो उत्तर देखते हैं अपन। डी का फर्स्ट किस में? डी के फर्स्ट 2 में है भाई। एक तो ऑप्शन नंबर 2 में भी डी का फर्स्ट है, 4th में भी डी का फर्स्ट है। तो अपन फर्स्ट से चेक करेंगे। मोती झील 4 किस में लिखा हुआ है? देखो इसमें लिखा है नहीं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा अपना। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रंग महल में एक विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चावल की खेती की जाती है। रंग महल जो सभ्यता प्रसिद्ध है वो चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। रंग महल कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। पीलीबंगा कहाँ पड़ती है? हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं? तो 21 का जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में। इसकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। बा को डुबाऊ। ठीक है, बा को डुबाऊ, डुबाऊ, डुबाऊ। बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बा को डुबाऊ बांसवाड़ा हो गया और उदयपुर हो गया। यानी इन जिलों के अंदर सागवान के वन पाए जाते हैं। ठीक है, और बा का एक 12 हो जाएगा, एक बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थान के प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में पड़ता है, और बाड़मेर में जो कि लूनी नदी बहती है, तो ये लूनी की नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन।
मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की दाई यानी आया होने का दायित्व निभाया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो गोरादाई। गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है जी, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मेवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि मेवाड़ की पन्नादाई कौन है, तो कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर दें आप। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा उदयवान सिंह। उदयवान सिंह को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उदयवान सिंह का जो संबंध है कौन से जिले से था, तो वो धौलपुर से था। कौन से जिले से था? धौलपुर से इनका संबंध था, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलता है अपन। क्वेश्चन नंबर 25, जिलों के नाम दे दिए, एक तरफ जनसंख्या वृद्धि दे दी, इनको सुमेलित करना है, ठीक है। सबसे पहले सुमेलित करते हैं अपन। अच्छा, इसमें सही उत्तर बताना आपको। क्या बताना भाई? सही उत्तर आपको बताना। सही उत्तर बताना आपको। सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर अपन चेक करते हैं। तो सही उत्तर जो चेक करते हैं अपन, इसमें होगा कि भाई बाड़मेर का जो है जनसंख्या वृद्धि दर बिल्कुल सबसे ज़्यादा था, 32.5 बिल्कुल सही। जैसलमेर का 31.8 बिल्कुल सही। बांसवाड़ा का 26.5 बिल्कुल सही। जोधपुर का 27.7 बिल्कुल सही। तो ये सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है भाई, सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ABCD चारों ही सही है। नेक्स्ट आगे चलते अपन। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा, विवाह का जो उत्सव होता है ना, शादी ब्याह के ऊपर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषय में छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है? तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल जोगीदास कुआरिया। जोगीदास कुआरिया हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो 28 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लूनी नदी सर्वाधिक प्रदूषित हो रही है। लूनी नदी इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 29 का जो है 4 ऑप्शन आपको दे दिए। पहला है कि मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। बी, राजस्थान में वन क्षेत्र 27% भूभाग पर मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी, मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, धोक, साल, बांस, खेर पेड़ राजस्थान में मिश्रित वनों में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर की अगर बात करते हैं तो अपन ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है कि BCD सही है। जबकि मिश्रित पतझड़ वर्षा इतनी नहीं होती, तो BCD बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 BCD बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये भी सही है, C भी सही, D भी सही, कि राजस्थान में वन क्षेत्र 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा C वाला जो ऑप्शन है, मिश्रित पतझड़ वन में वृक्ष ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते, ये भी बिल्कुल सही है। डी, धोक, साल, बांस और खेर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, बाकी सारे सही है। और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाफट से। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ख्याल के जयपुर घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो मनरंग माने जाते हैं। कौन जानते हैं? मनरंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में ऐसे ही ओल्ड क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप इस सेशन को शेयर भी करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे बांटें, साझा करें, इस जानकारी को साझा करें।